बच्चों, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ आरसीसी बीम्स। कितने तरह की बीम्स होती है? तो देखिए, 3 तरह की बीम हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक है सिंगली रीइंफोर्स बीम। सिंगली रीइंफोर्स बीम वो बीम होती है जहाँ पे जो स्टील है वो टेंसाइल स्टील दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि जहाँ पे स्ट्रक्चर में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होती है वहाँ पे स्टील अगर हम सिर्फ देंगे तो वो सिंगली रीइंफोर्स सेक्शंस कहलाते हैं। ये देखिए, मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है और ये सिंपली सपोर्टेड सेक्शन है। सिंपली सपोर्टेड सेक्शन मतलब इस तरह का सेक्शन है जिसमें कुछ इस तरीके से लोडिंग आ रही होगी, जिसकी वजह से इस तरीके से बेंडिंग हो रही है। मतलब बॉटम में हमको टेंशन डेवलप हो रहा है। तो देखिए, बॉटम में हमने जो है इसमें एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है, स्टील दिया हुआ है। ये 1 बार 2 बार 3 बार हो सकती है, इसको हम टेंसाइल स्टील बोलते हैं। और ये देखिए, बी इसकी हमने चौड़ाई दी हुई है और डी जो है ये डेप्थ दी हुई है। डी कहलाती है टोटल डेप्थ और डी कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ। होता क्या है कि इस रिइंफोर्समेंट के नीचे भी थोड़ी सी कंक्रीट होती है जिसको क्लियर कवर कहते हैं, और वो इस स्टील को करोजन से बचाने के लिए होती है। तो इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक होती है? स्टील के सेंट्रॉइड से और जो कंप्रेशन फाइबर है एक्सट्रीम, उसके बीच की दूरी जो इफेक्टिव डेप्थ होती है। ज़्यादातर कैलकुलेशन हमारे इफेक्टिव डेप्थ ही काम आती है। डी क्या होती है? कैपिटल डी है, टोटल डेप्थ होती है। दूसरा डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स है। डबली रीइंफोर्स्ड बीम मतलब ये होता है कि कई बार लोडिंग की कंडीशन इस तरीके की हो जाती है कि जो कंक्रीट का कंप्रेशन स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हमें लोड रजिस्ट करना होता है। तो उस केस में हम कंप्रेशन में भी स्टील डालते हैं। तो जब हम कंप्रेसिव जोन में भी स्टील डालते हैं तो उसको हम एएससी कहते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो ये जब हम टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों जोन्स में स्टील डालते हैं तब हम उसको डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहते हैं। डबली रीइंफोर्स्ड बीम में जब हमारा कई बार सेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन से हमें कहा जाए कि हमारी डेप्थ लिमिट हो गई और लोडिंग ज़्यादा आ रही है, तो हमें डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करने पड़ते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर में वाइब्रेशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस रिवर्स हो सकती है। टेंसाइल और कंप्रेसिव जोन एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो भी हम डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस डिजाइन करते हैं। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम्स मतलब ये नहीं होता कि उसमें एक सरिया डालना है। सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन मतलब क्या हुआ कि जितने टेंसाइल फोर्सेज है वो स्टील टेकअप करता है। डबली रीइंफोर्स्ड बीम मतलब क्या होता है कि जो टेंसाइल फोर्सेज है वो तो स्टील करता ही है, और कंप्रेसिव फोर्सेज में भी पार्ट जो फोर्स है वो स्टील रजिस्ट करता है। अब जो आजकल की कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि मोनोलिथिक कास्टिंग होती है। मोनोलिथिक कास्टिंग मतलब क्या होता है कि एक फ्रेम फॉर्म वर्क बनता है, फॉर्म वर्क में पहले बीम ढलने शुरू होती है और उसके बाद इस लेवल पे आके स्लैब एक साथ ढलनी शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि ये एकदम मोनोलिथिक कास्ट हो जाती है, एक यूनिट की तरह ये स्लैब और बीम एक यूनिट की तरह बिहेव करने लगती है। तो इस तरह की बीम क्या होती है, एक हमको फायदा मिल जाता है कि ये एक पार्ट ऑफ स्लैब भी बीम में इंक्लूड मान लिया जाता है, और इस बीम को कहते हैं टी बीम। टी बीम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो स्लैब का पार्ट है ये कहलाता है फ्लेंज, और जो ये बीच का पार्ट है ये कहलाता है वेब। तो इस तरह वेब और फ्लेंज मिला के टी बीम बन जाती है। तो टी बीम के हमें डिस्टिंक्ट एडवांटेज होते हैं, लेकिन ये तभी हमारी हो पाती है जब मोनोलिथिक कास्टिंग होती है। आरसीसी में एक साथ हम कास्टिंग करते हैं। अब देखिए, आगे हम थोड़ा सा दूसरे कंसेप्ट में आएंगे, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम एक मटेरियल की जगह 2 मटेरियल से डील करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कंपोजिट बीम या फ्लिश्ड बीम डिजाइन करते हैं जिसमें एक मेंबर जो है उसका क्रॉस सेक्शन का एक पार्ट मान लीजिए टिम्बर का है, एक पार्ट मान लीजिए स्टील का है। तो ये कंपोजिट बीम हो गई। इसी तरह यहाँ पे अगर हम आरसीसी देखें तो ये भी एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, एक स्टील है और दूसरा कंक्रीट है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक इक्विवेलेंट सेक्शन में बांट देते हैं, इक्विवेलेंट कंक्रीट में बांट देते हैं कि ये स्टील भी अगर कंक्रीट होता तो ये क्या होता। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन। एक एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल ये मानते हैं कि देयर इज परफेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। मतलब स्टील और कंक्रीट के बीच में परफेक्ट बॉन्डिंग है और जब लोड लग रहा है तो कोई स्लिप नहीं हो रहा है। एक कॉलम का केस ले रहे हैं, इस कॉलम में ये 4 स्टील लगे हुए हैं और ये कंक्रीट है। अब इसमें हमने मान लीजिए लोड P लगा दिया।
जब पी लोड लगा रहे हैं तो क्या होगा, इस लोड की वजह से इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि स्लिपिंग कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जितनी चेंज इन लेंथ इन स्टील होगी उतनी चेंज इन लेंथ कंक्रीट भी होगी, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ दोनों केस में सेम है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो स्ट्रेल्स कंक्रीट में डेवलप होंगे वही स्ट्रेल्स स्टील में भी डेवलप होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेन है साइलन S इक्वल टू साइलन C, मतलब जो स्ट्रेन स्टील में डेवलप हो रहे हैं वही स्ट्रेन क्या हो रहा है, कंक्रीट में डेवलप हो रहे हैं। अब आप ये जानते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन बराबर क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन इन स्टील को हम कह सकते हैं स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और इसी तरह स्ट्रेन इन कंक्रीट हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस इन कंक्रीट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। यहां से यदि हम सिग्मा सी निकालें तो क्या मिलेगा, सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस सी बाई सिग्मा सी, और सिग्मा एस टी बाई सिग्मा सी क्या होता है, सिग्मा एस बाई सॉरी ई एस अपॉन ई सी क्या होता है, ये मॉडुलर रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम, मतलब कि ये ई एस अपॉन ई सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्टील का रेशियो किसके बराबर होता है, मॉडुलर रेशियो के बराबर होता है, जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कंक्रीट की स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम। ये इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस कहलाती है, मतलब स्टील यदि कंक्रीट होता तो उसमें क्या स्ट्रेसेस होती, ये चीजें बता रही है। सिमिलरली अगर हम देखें कि इसमें कितना, तो एक कंसेप्ट क्या है कि जो इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस है, जो स्टील की इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस होगी वो सिग्मा एस टी बाई एम होगी। दिस इज वन कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट है अगर हम टोटल लोड निकालें तो P इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ स्टील, ये फोर्स मिलेगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ कंक्रीट, ये फोर्स मिलेगा। तो सिग्मा सी सी ए सी ये तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। सिग्मा एस को हमने क्या लिखा, सिग्मा सी बाई एम, सिग्मा सी इंटू एम, ये लिख दिया सिग्मा सी इंटू एम इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी प्लस इंटू ए सी। अगर हम यहाँ सिग्मा सी कॉमन ले लें तो हमारा हो गया ए सी प्लस एम टाइम्स ए एस। ये ए सी प्लस एम टाइम ए एस क्या है, फिर ये इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया है, मतलब अगर हम उस स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट कर दें तो एम टाइम्स ए एस सी से कन्वर्ट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आए, एक आया इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया और एक आया इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस। जब हमें कंक्रीट स्टील की इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस निकालनी होगी तो हम सिग्मा एस टी को एन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस आ जाएगी। जब हमें इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया निकालना होगा तो हम एरिया ऑफ स्टील को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया होगा। तो बच्चों जो हम एनालिसिस करते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन की वो इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया और इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस की मदद से करते हैं। जैसे एक सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन ले लें, ये क्या है, बी ए ब्रेड्थ ऑफ द बीम, ये इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, एएसटी हमने इस तरह गोल सरिया दिखाने की जगह ऐसे स्ट्रेट दिखा दिया। तो अगर हम इक्विवेलेंट सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट बात करेंगे तो क्या होगा, ये एएसटी जो स्टील है ये एम टाइम्स एएसटी हो जाएगा कंक्रीट के टर्म में। तो कंप्रेशन में कितनी कंक्रीट होगी, ये होगी, और टेंशन में कंक्रीट हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ये कंक्रीट निग्लेक्ट हो जाएगी, और जो स्टील है उसकी इक्विवेलेंट कंक्रीट कितनी हो जाएगी, एम टाइम्स एएसटी हो जाएगी। दिस इज इक्विवेलेंट सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। अब स्ट्रेन हम देखें, चूंकि हमारा एक असम्पशन था प्लेन सेक्शन दैट रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो ये स्ट्रेन डायग्राम हमारा स्ट्रेट लाइन हुआ। यहाँ पे इप्सिलॉन सी बता रहा है स्ट्रेन इन कंक्रीट और ये इप्सिलॉन एस टी बता रहा है स्ट्रेन इन स्टील। इसका मतलब होगा कि स्ट्रेस भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर हम स्ट्रेस के फॉर्म में करें तो देखिए ये ऊपर हो गया सिग्मा सी बी सी जो कि कंक्रीट की स्ट्रेस है, यहाँ पे 0 हो गया, और ये नीचे आ गया, ये हो गया सिग्मा एस टी बाई एम, सिग्मा एस टी बाई एम हो गया इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस। तो इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस, तो ये पूरा डायग्राम क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या सीखा, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमने ये सीखा कि जब हम सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन की एनालिसिस करते हैं तो इक्विवेलेंट सेक्शन बनाते हैं, इक्विवेलेंट सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट बनाते हैं,
जहाँ पे स्टील के एरिया को हम M से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो हम उसको जो स्टील की स्ट्रेस है उसको M से डिवाइड कर देते हैं, सो दैट वो इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस हो जाती है। तो कंक्रीट इक्विवेलेंट एरिया डायग्राम और इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम की सहायता से हम सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में जो दो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि न्यूट्रल एक्सेसेस क्या होते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, और तीसरी चीज ये पढ़ेंगे कि बैलेंस सेक्शन, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शंस क्या होते हैं।